गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है एक बार फिर इस सेकेंड क्लास में क्रैश कोर्स का। और आज का हमारा टॉपिक है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। पढ़ेंगे वैसे कई सारा टॉपिक, लेकिन स्टार्टिंग है यहीं से। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हेडलाइनिंग वास्तविक संख्या का, और उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा था, और इसमें पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो एक बात समझ लीजिए, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का मतलब होता है किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना। जैसे यहाँ पे क्लियर समझिए, या हमारे पास मिल गया 20। 20 जो है यह भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कहने का मतलब किसी न किसी अंक से कट ही जाए। जैसे 20 कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। तो एक से अधिक गुणनखंड होगा वह भाज्य संख्या होगा। तो इसका मतलब ये होता है किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना, गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए 20 है, 20 भाज्य संख्या है। इसका अगर आप गुणनखंड करते हो, अभाज्य गुणनखंड, तो 10, फिर 2 बचे 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 20 का जो हुआ 2 का पावर 2 गुने 5, मतलब 20 का जो हम लोग गुणनखंड तोड़े हैं, फैक्टर तोड़े हैं, वह 2 और 5 क्या है, अभाज्य गुणनखंड, मतलब अभाज्य संख्या है। यही कहने का मतलब हुआ कि जो भाज्य संख्या को जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देते हैं, वही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे 10 हमारा कट सकता है क्या, 2 से, 5 से, स्वयं 10 तो 10 से ही कटता है। तो क्या करना है, इसे 2 से लगाइए, 2 बचे 10। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10 का क्या है, 2 गुने 5। तो 2 और 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसे यहाँ पे हम 9 भी ले सकते हो, 9 कट जाएगा 3 से, तो ये भी भाज्य संख्या है। यहाँ पे देखिए 3 तिहाई 9, तो 9 का क्या आया, 3 का पावर 2, मतलब 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया जाए, वह हो गया भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 4 भी क्या है, आपका भाज्य संख्या है, 2 दूना 4। तो 4 का गुणनखंड जो निकला 2 का पावर 2, मतलब 2 क्या है, 2 अभाज्य संख्या है। और स्टार्टिंग में आपको भाज्य संख्या अभाज्य संख्या सब समझाया गया है। तो इस तरह से बिल्कुल इजीली आप अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को समझ सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें समझना अंकगणित के आधारभूत प्रमेय तो समझ गए, अब समझना है अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे समझना हमें अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड अभी आपके सामने बनाया ही गया है। जैसे कि मान लीजिए अभाज्य गुणनखंड हमारे पास कितना है, 330। इसे हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। जैसे कि मान लीजिए यह एक भाज्य संख्या या कटने वाला, इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले तो 2 से लगाइए, जितना छोटा अंक हो सके उससे लगाइए, 2 से लगाइए 2। अगर नहीं समझ में आए तो आप क्या करो, डायरेक्ट जिस भी अंक से लगाओ उससे भाग करो, अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा भाग देते देते कि खुद ब खुद याद हो जाएगा कि यह कितना से कटने वाला है। यही दिमाग में रखना है, एक भी मिस्टेक नहीं होगी। 2 एकम 2, फिर 1, फिर 2 चौक 12, फिर 0, 2 बचे 10। तो कितना आया, 165। यहाँ पे हमारे पास कितना आया, 165। फिर अब सोचो कि कितना से यह लगना चाहिए। तो हमारे अंदाज से या आप सबके भी दिमाग से, यह कटने वाला है 3 से, 3 बचे 15। और यहाँ पे क्या, फिर 5 बच गया, फिर 3 बचे 15। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देख सकते हो 5 से लगाएंगे, 5 से 11 मरतबे ये कट चुका है। तो ये बिल्कुल इजीली आप यहाँ पे इस तरह से बना सकते हो। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 330 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 11। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय और अभाज्य गुणनखंड ये हुआ। तो इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। और इस तरह से आप भाग दे दे के बिल्कुल इजीली समझ सकते हो। एक और एग्जाम्पल आपके सामने करते हैं। जैसे 50 40, इसका हमें करना है अभाज्य गुणनखंड। तो केवल आप क्या करो, जितना भी छोटा अंक हो सके, मुझे लगता है 2 है तो 2 ही लगा दो। 2 दूना 4, इधर बच गया 1, 10, 2 बचे 10, फिर 2 दूना 4 0। अगर नहीं समझ में आए तो जिस तरह से भाग दे के बनाए हैं उस तरह से आप भाग दे के बना लो। फिर यहाँ पे क्या करिए, फिर 2 से ही लगेगा, 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 चौक 12 0, फिर 2 से ही लगेगा, फिर 2 से ही लगेगा। गुणनखंड आप पढ़े होगे। फिर 2 तिया 6 15। अब यहाँ पे क्या करिए, 3 से लगाइए, 3 बचे 15। फिर यहाँ पे क्या करिए, 3 से लगाइए, 3 तिया 9, 3 बचे 15। फिर
5 से लगाइए, 5 से 35। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका 50/140 जो आया, इसका अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4, 2 कितना है 4, तो 2 का पावर 4, 3 कितना है तो 2, 3 का पावर 2, 5 गुने 7, ये हो गया हमारा क्या अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरह से आप बिल्कुल इजीली बना सकते हो। और आपके सामने अब बिल्कुल सुंदर सा क्वेश्चन पेश करते हैं इसी तरह से, अभाज्य गुणनखंड किस तरह से आपको व्यक्त करना है या बिल्कुल आप इजीली व्यक्त कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए एक गुणनखंड वृक्ष आपके सामने, ये देख ही लेते हैं। जब गुणनखंड वृक्ष भी आपके सामने आए तो बिल्कुल इजीली आप समझ सकते हो। यहाँ पे देखिए गुणनखंड वृक्ष, जैसे मान लीजिए ये है हमारा कितना 330, ये है हमारा 2, और ये हमारा क्या है ए गायब है। फिर यहाँ पे क्या करिए बी भी गायब है। अब यहाँ पे क्या करिए 33 जो दिया है सो आपके सामने लिखा जा रहा है, ये हमारा 3 और ये हमारा सी। देखिए कितना कंडीशन गायब है, यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी 3 चीज गायब है, 3 चीजें हमें क्या करना है बनानी है। तो ये हमारा क्या है गुणनखंड वृक्ष। चलिए तो गुणनखंड वृक्ष के बारे में समझते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए हम हमेशा क्या करते हैं हम लोग, ये इस साइड वाला होगा इससे इसको भाग करेंगे तो ये वाला निकल जाएगा। देखिए तो भाग करेंगे 2 एकम 2, उधर बच गया 3, 2 छक 12, 2 पच्चीस 10, 165। तो यहाँ हमारे पास कितना आ रहा है 165। अब क्या करिए बी गायब है, इससे इसको भाग करते हैं तो ये निकलता है, तो क्या करिए इससे इसको भाग कर देंगे ये निकल जाएगा। तो 33 दिया हो सकता है जितना भी हो हमारे अंदाज से 5 से लगनी चाहिए। तो 33 बचे 165, बी का वैल्यू 5 आ गया। फिर क्या करिए 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, मतलब 3 से इसको भाग करेंगे 11 मरतबे कट जाएगा। तो ए और बी और सी का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास निकल चुकी है। तो इस तरह से आप बिल्कुल इजीली बना सकते हो। और एक चीज़ और ध्यान दे सकते हो, अगर ये मेन वाला चीज़ गायब रहे तो आप कंफ्यूज मत होना। मेन वाला चीज़ गायब रहे तो ये दोनों जरूर का जरूर दिया रहेगा। ये दोनों का गुना कर देंगे 2 गुने 165, तो ये 330 वापस आ जाएगा। तो इस तरह से आप गुणनखंड वृक्ष भी बना सकते हो। चलिए जल्दी फटाफट से आप नोट कर सकते हो, रिवीजन क्लास है, थोड़ी थोड़ी स्पीड में ही चलेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। जैसे कि आप यहाँ पे आप समझ सकते हो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाल देनी है। चलिए अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाल देनी है। जैसे ध्यान दीजिए 96 और 404, ये एक एग्जाम्पल ले लिए और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 26 और 91, 26 और 91, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो 96 का क्या करिए यहाँ से सॉल्यूशन दे करके आप इस तरह से, तो 2 सही लगनी चाहिए। प्रत्येक का अभाज्य गुणनखंड देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ एवं एलसीएम निकाले, या जब भी आपको कहा जाए एचसीएफ एवं एलसीएम निकाले तो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ही निकलता है। तो कटनी चाहिए, क्या हो जाएगा 2 चौका 8, 2 अट्ठी 16, 24, 12, 6, 3। अब यहाँ पे क्या करना है 404 का, यहाँ पे फिर इसको भी 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 101 आया। अब तो ये कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पे इस तरह छोड़ सकते हो। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 96 का कितना 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 गुने 3, 404 का आया 2 का पावर 2 गुने 101, ये आ गया। अब एक फार्मूला आप हमेशा याद रखना, एचसीएफ बराबर होता है केवल मिलने वाला घात कम। ये हमेशा आप याद रखना, केवल मिलने वाला घात कम, ये हमेशा पूछा जाता है। जो भी आज इसमें पढ़ाया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए ये बोर्ड मॉडल ही रहेगा, क्योंकि हमेशा के लिए बोर्ड मॉडल ही होता है और आता ही है, केवल मिलने वाला घात कम। तो ये हो गया एचसीएफ का फॉर्मूला। और एलसीएम का हो जाता है केवल मिलने वाला चलिए ये दोनों फॉर्मूला हमारे सामने आ चुकी है। केवल मिलने वाला घात कम एचसीएफ, तो देखिए यहाँ पे 2 2 मिल रहा है, इसका घात कम इसी का है,
2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 ले लीजिए, मतलब 2 दूने 2 का पावर 2 मतलब 2 गुने 2, 2 दूना 4 आ जाएगा। अब इसमें भी कहा जा रहा है केवल मिलने वाला घात ज़्यादा बाकी सब, तो केवल मिलने वाला 2 और 2 मिल रहा है, घात ज़्यादा 2 का पावर 5, बाकी सब में यहाँ पे आप देख सकते हो 3 गुने 101, 3 गुने 101, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना होता है, एलसीएम हमारे पास हो जानी चाहिए, तो यहाँ पे 96 96 इसका आंसर होगा, 96 और 96। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों का एचसीएफ एलसीएम हमारे सामने निकल के आ चुकी है। चलिए तो अब इसका भी कर लेते हैं। 26 का यहाँ पे क्या आएगा, 2 गुने 13, तो अब यहाँ पे आएगा 7 से 13 से 7 से लगा दीजिए, 7 13 91, यानी 26 का आ गया कितना, 2 गुने 13, और यहाँ पे आ गया 91 का आ गया 7 गुने 13। तो यहाँ भी फार्मूला लग सकता है, यही फार्मूला लगाए, जब तक ये फार्मूला नहीं लिखो तब तक क्या बना नहीं सकते, डायरेक्ट नहीं बनाना। यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं, आप मत करना, कभी भी नंबर कट जाएगा। जैसे 13 गुने 13 केवल मिलने वाला इसका होता है केवल मिलने वाला घात कम, तो 13 13 मिल रहा है, एक 13 उठा लीजिए, एक 13 उठा लेंगे। अच्छा 1 मिनट देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक 13 उठा लेंगे, और एलसीएम में केवल मिलने वाला घात ज़्यादा, तो दोनों का घात सेम ही है, कोई एक उठा लीजिए, बाकी सब में यहाँ पे 2 गुने 7, तो यहाँ पे 2 गुने 7 अगर आप गुना करते हो तो यहाँ पे 182 आनी चाहिए। तो इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 अंक वाला, अब 3 अंक वाला भी सीख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप सीख लेते हैं 3 अंक वाला। तो 3 अंक वाला 2 अंक वाला से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट आप क्या करिए, 25 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 गुने 5, तो यहाँ पे आएगा 25 का आ गया 5 का पावर 2। फिर यहाँ 25 20 का क्या करिए, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 25 20 का हमारे सामने कितना है, 2 गुने 2 गुने, तो 2 गुने 1260 आएगा यहाँ पे। फिर क्या करिए, 2 गुने 630 आएगा। फिर यहाँ पे क्या करिए, 2 से इसको बनाना है 315। फिर यहाँ पे क्या करिए, 3 गुने 105। फिर यहाँ पे क्या करिए, 3 से 35 मरतबे। फिर यहाँ पे क्या करिए, 5 से लगाइए 7 मरतबे। तो यहाँ पे इसका क्लियर हो चुका है। अब क्या करिए, 54 का बनाइए, 54 का भी एक बार कर लेते हैं 54। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो 54 का देखते हैं 2 से 27 मरतबे, यहाँ पे 3 नवा 27, फिर 3 तिहाई 9। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 54 का जो होगा, यहाँ पे क्या करिए, तीनों का एक साथ लिख लीजिए। तो यहाँ पे 25 का आया है 5 का पावर 2, फिर 2560 का नहीं 2520 है, तो यहाँ पे क्या है, 2520 का आया है 1 2 3, 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2 गुने 5, और 54 का आ गया है हमारे पास 2 गुने 3 का पावर 3। तो इस तरह से आप बिल्कुल इजीली लिख सकते हो। तो लिखने का बात यहीं पे खत्म हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे एचसीएफ का फॉर्मूला लिखिए। तो एचसीएफ बराबर होता है केवल मिलने वाला घात कम, केवल मिलने वाला घात कम। अब एलसीएम का भी लिख ही लीजिए। एलसीएम होता है केवल मिलने वाला, फॉर्मूला लिख के ही बनाना है, केवल मिलने वाला घात ज़्यादा बाकी जो स्पीड में चल रहे हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो आप खुद से मैनेज कीजिए, आप खुद सुधार सकते हो, क्योंकि रिवीजन ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा कहना क्या है। तो चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है केवल मिलने वाला घात कम, केवल मिलने वाला घात कम। तो एचसीएफ के लिए तीनों में मिलनी चाहिए। एचसीएफ के लिए ध्यान से रखिए, तीनों में मिल जाइए। तो तीनों में, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है ही नहीं, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है। तीनों में कोई एक जैसा अंक नहीं, तो इसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा, क्योंकि 1 इसका गुणनखंड होता ही है। अब केवल मिलने वाला घात ज़्यादा बाकी सब, तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो, एलसीएम में 2 में ही मिल जाए उसको भी ले लेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, ये 5 5 मिल रहा है, तो 5 5 मिल रहा है, तो घात ज़्यादा चाहिए इसमें,
तो 5 का पावर 2, ये पाँचों छोड़ देंगे। फिर 3 3 मिल रहा है, 3 का पावर 3, 3 का पावर 2 है, इसको नहीं लेंगे, 3 का पावर 3 लेंगे। फिर देखिए इसमें 2 2 मिल रहा है, 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 ले लीजिए। अब इसके बाद इसको गुना करने के बाद आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे देख ले सकते, यहाँ 5 का पावर 2, 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, और यहाँ पे एक 7 होगी कहीं ना कहीं। लास्ट में ये जो 7 है यहाँ पे 7 भी लिखना पड़ेगा। जैसे क्या है 2520 का, तो यहाँ पे जो 7 है हमें 7 लिख लेनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, बाकी सब में 7 भी आ जाएगा। तो उसके बाद जब गुना करेंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 37, यहाँ पे 37,800। तो इस तरह से आप बिल्कुल इजीली बना सकते हो। तो उम्मीद है कि ये बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर तीनों में नहीं मिलता है तो HCF केवल 1 होता है, और इस LCM में क्या होता है, कोई 2 में भी मिल जाए तब भी उसमें से बड़ा घात वाला ही लेंगे एक। जैसे यहाँ पे देखेंगे 5 और 5 मिल गया तो इसका बड़ा घात वाला 5 का पावर 2 ले लिए, 3 और 3 मिल गया तो 3 का पावर 3 ले लिया बड़ा वाला, बाकी सब में तो आ ही जाएगा सब। तो इस तरह से आप बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे क्या करना है, 17 23 और 29, इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत होगी। जैसे 1 2 3 सेम पैटर्न पे जाएगा। जैसे 17 का कुछ भी नहीं हो सकता है, 17 गुने 1, फिर 23 का 23 गुने 1, फिर 29 का 29 गुने 1, क्योंकि इसका कोई गुणनखंड टूट ही नहीं सकता है। तो HCF हम सब जानते हैं कि केवल मिलने वाला घात कम, तो एक एक HCF 1। और LCM में क्या होता है, केवल मिलने वाला घात कम नहीं, केवल मिलने वाला घात ज़्यादा, बाकी सब। तो इसमें एक मिल रहा है तो एक को उठा के रखना या ना रखना कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी सब में 17 23, 17 गुने 23 गुने 29, तो गुना करोगे तो आपका आंसर देख लेते हैं कितना आया है। यहाँ पे हमारा आंसर है 11,339। तो यहाँ पे देख सकते हैं 11,339। तो ये जो आपका BBI क्वेश्चन है ये बिल्कुल इजीली आप समझ सकते हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। चलिए, इस टाइप को भी यहाँ पे आप क्या करना है, आपको समझ के चलना है, क्योंकि ये भी टाइप कई बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो इस टाइप को भी, तो यहाँ पे आप ध्यान देना है कि हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, हम जानते हैं कि जो भी मिस्टेक हो या जो भी हड़बड़ी के कारण गलत भी लिखा जाए तो आप सही ढंग से समझ जाइएगा। हम जानते हैं कि क्योंकि आप प्रीवियस क्लास में या पहले आप पढ़े हो, अभी केवल रिवीजन जरूरी है, केवल एक प्लेटफॉर्म तैयार करा देना है। हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे केवल आपको आवाज़ सुन के समझ लेनी है, लिखना जो भी हो स्पीड में है, क्योंकि लिखना उतना संभव नहीं है। दोनों संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का HCF गुने LCM होता है। तो इस तरह से आप कर सकते, दोनों संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का HCF गुने LCM। तो यहाँ में हमें क्या करना है, LCM, यहाँ पे HCF का वैल्यू 2 दिया है, LCM का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, LCM का वैल्यू हमें फाइंड करना है। LCM 510 92। तो यहाँ पे क्या करना है, दोनों संख्याओं का HCF गुने LCM। तो यहाँ पे क्या करिए, 510 गुने 92 अपॉन, यहाँ पे क्या करना है, HCF नीचे बैठा देना है। HCF यहाँ पे 510 92 ये करना है। अब ध्यान दीजिए 510 गुने 92, तो यहाँ पे आप क्या करना है, HCF 510 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखिए इतना का वैल्यू हमारे पास कितना है, 2 है। तो यहाँ पे नीचे 2 रख देंगे, तो 2 से इसे कैंसिल कीजिए, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको ही कैंसिल कर ले, 2 चौका 8, 2 चौक 12 46, तो 510 गुने 46, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 23,460। इस तरह से हम बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए, आप बिल्कुल इजीली आप बना सकते हो। चलिए फिर एक और क्वेश्चन आगे का टाइप कर लेते हैं।
चलिए इसे समझ लेते हैं। ये अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन हो सके कि पूछ दे भी, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दे सके। लेकिन इसको एकदम डिटेल में समझना है कि ये क्वेश्चन किताब में आपका जो समझाया गया है एसएफ का बुक में, स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक में, कैसे सिन्हा का बुक में, उसमें थोड़ी सी इधर उधर करके दिया गया, या बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ही कम समझ आती है। तो फिर भी यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपका ज़्यादा डिटेल हो जाए। जाँच करें 6 का पावर n का अंतिम अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो ध्यान देना कि 6 का पावर किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा, या इस किताब में जो भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, ये भी 6 का पावर n का अंतिम अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है या नहीं, तो ज़्यादातर आंसर ना ही रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ना ही। तो यहाँ पे देखते हैं, माना या फिर लिख देंगे माना कि a बराबर 6 का पावर n, जहाँ n क्या है आपका डायरेक्ट दिया गया है, जहाँ n एक प्रकृत संख्या आपके बुक में, या आंसर मतलब आंसर नहीं, क्वेश्चन में ही बोला गया है, जहाँ या बोला नहीं गया तब भी प्रकृत संख्या होगा, क्योंकि इनका वैल्यू हम लोग 1 2 3 4 रखेंगे, क्योंकि प्रकृत संख्या 1 से ही स्टार्ट होती है, जहाँ n एक प्रकृत संख्या है। चलिए, तो n एक प्रकृत संख्या है, तो यहाँ पर क्या करिए, जब n का वैल्यू आप क्या रखिए 1, तो a बराबर 6 का पावर 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 गुने 3। फिर n का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो a बराबर 6 का पावर 2, मतलब 2 गुने 3, फिर 2 गुने 3। फिर n का वैल्यू अगर 3 रखते हो तो a बराबर 6 का पावर 3, क्योंकि n की जगह p रखना है, तो हो जाएगा 2 गुने 3, 2 गुने 3, फिर 2 गुने 3, मतलब हर एक बार क्या होगा, गुणनखंड यही आएगा। तो आप बोल सकते हैं, अतः 6 का पावर n का अंतिम अंक शून्य पर समाप्त तभी होगा जब 6 का गुणनखंड 2 के अलावा 5 होगा। नहीं, 2 के अलावा यहाँ पे थोड़ी सी देखिए, 6 का पावर n का अंतिम अंक शून्य पर समाप्त तभी होगा जब 6 का गुणनखंड 2 और 5 हो। जब 6 का गुणनखंड 2 और 5 हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 के साथ 3 भी आ चुका है, तो ये 6 का पावर n का अंतिम अंक समाप्त 6 का पावर n का अंतिम अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आप लिख दिए हैं। अतः इसलिए 6 का पावर n का अंतिम अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बिल्कुल इजीली लिख सकते हो। देखिए, जांच करें कि 6 का पावर n का अंतिम अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है या नहीं। तो माना कि a बराबर 6 का पावर n, जहाँ n क्या है, एक प्रकृत संख्या है, तब n का वैल्यू आप 1 से लेकर जितना रखना है रख दो, 3 तक के रखें, क्योंकि जगह भी हटनी चाहिए। तो a बराबर 6 का पावर n, मतलब n का वैल्यू 1, तो 2 गुने 3। 6 का पावर 2 मतलब 6 क्या हो गया 2 बार, तो 2 गुने 3, 2 गुने 3। n का वैल्यू 3, तो a का पावर ये बराबर 6 का पावर 3, तो 3 बार इसको लिखना है। तो देख सकते जितना बार लिखेंगे उतना बार इसके साथ 3 आएगा। तो शून्य पर समाप्त तभी होता है किसी भी संख्या का अंक जब 2 और 5 रहे। तो यहाँ पे 2 के साथ क्या है 3 है, तो लिख देंगे अतः 6 का पावर n का अंतिम अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 नहीं है। इस तरह से आप लिख देना है। कोई भी संख्या आ जाए 4 का पावर n, कोई भी संख्या आ जाएगा, सबका सब इसी तरह से बनेगा। फिर नेक्स्ट टाइप में आप चलते हैं। चलिए, अब इस क्वेश्चन को भी समझ सकते हैं। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, जो भी वीवीआई आपकी किताब में ये इस पहले चैप्टर में उसको दिखाया जाएगा। यहाँ पे पूछा जाएगा 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 विभाज्य संख्याएं क्यों है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये क्या है, दो क्वेश्चन आपके सामने है, ये अलग है, ये अलग है। तो ए का वैल्यू आप क्या कर लीजिए, लेट, यानी कि माना कि
ए बराबर 7 गुने 13 गुने 7 गुने 11 है, 11 गुने 13 प्लस 13। यहाँ पे क्या करना है, मान लेना है। आपको एक चीज़ शुरू में ही समझाया गया है कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या भाज्य संख्या होगी, यदि उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, उसका गुणनखंड करने पर अभाज्य संख्या आ जाए। जैसे 7 अभाज्य है, 11 अभाज्य है, 13 अभाज्य है, 13 अभाज्य है ही, तो इसको बोल सकते हैं कि यह भाज्य संख्या का गुणनखंड है। बिल्कुल इजीली क्लियर है, क्योंकि यह अभाज्य संख्या है तो यह भाज्य संख्या का गुणनखंड होगा ही होगा। स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया, जैसे कि 20 क्या है भाज्य संख्या, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 आएगा, 5 आएगा, तो ये 2 5 क्या है, ये सब क्या अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या करिए, 13 को यहाँ पे हम क्या करना है, कॉमन लेना है। तो 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 11 7 77 गुने 1 77, अब फिर 1 तो 78 हो जाएगा, तो 13 गुने 78। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 78 का क्या होगा, फिर देखिए 13 गुने, फिर यहाँ पर हो जाएगा 13 गुने 2 गुने 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, अभाज्य संख्या का यह गुणनखंड है। तो यह भाज्य संख्या हो जाएगी, जो भी संख्या गुना करके आएगा क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ए अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। ए अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, अतः यह भाज्य संख्या। ठीक है, तो इस तरह से आप बिल्कुल इजीली बना सकते हो। तो ये हो गया। अब इसमें भी क्या करना है, सेम कहानी दोहरा देना है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपका 5 कॉमन होगा, तो 5 कॉमन लीजिए, 7 गुने 6 गुने 5 के जगह पे 1 गुने 4 गुने, या एक हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, या एक भी हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे +1 कर देंगे, तो कोई यहाँ पे परेशानी नहीं है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या आनी चाहिए, अच्छा 5 कॉमन लेने के बाद भी 7 6 4 3 2 1, तो एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक डाल ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 गुने 1, चलिए यहाँ पे क्या करना है, अब गुना करने के बाद ये हमारे पास कितना आएगा, 5 गुने, ये गुना इतना से इतना गुना होगा, अरे 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 +1 करके, तो 7 1 42 42, इस तरह से इतना गुना कर लीजिए, +1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर जाएगा 1008, तो 5 गुने 1008। उसके बाद जब गुणनखंड तोड़ोगे तो 5 गुने कितना है, 1 2 3 4, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब उसके बाद कितना आएगा, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7। तो ये हमारा क्या, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। ये भी आप कहानी लिख दीजिए, अतः यह अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, इसलिए यह भाज्य संख्या है। बस कहानी यहीं पे आके खत्म होती है। इस तरह से इसको दोहराइए, बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइप करते हैं। चलिए यहाँ पे अब कुछ ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, आपके अभी किताब से ही गेस से नहीं आए हैं। जैसे यहाँ पे 6370 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करके एम 2 का पावर एम 5 का पावर एन, मतलब जो भी आएगा 2 का पावर 5 का पावर 7 का पावर 13 का पावर, ये सब पी एम एन के पी का मान हो जाएगा। तो एम एन के प्लस पी का वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, 6370। क्या करिए, यहाँ पे हमारे हिसाब से दो दो से ही लगनी चाहिए, 2 3 6, फिर 2 कम 2 दो, इधर बच गया 17, तो 2 8 16, 2 बचे 10, 3185। अब हमारे हिसाब से 3 से तो लगना है, 3 कम 3 3 3 6 18, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाइए, 5 1 30, उधर बच गया 5 3 15, और उधर बच गया, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे इसका देख लेते हैं क्या है गुणनखंड इसका 4 का। ज़्यादा टाइम लगाने से क्या फ़ायदा, देख ही लेते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अब एन, यहाँ पे जो है आपका अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे इसका टूट के आ चुका है। अब क्या करना है, 6370 को इस तरह से सजा के लिख लीजिए, एम एन के पी, तो 2 का पावर एम, तो ध्यान दे सकते हैं 2 का पावर एम, तो एम का वैल्यू यहाँ पे 1, 5 का पावर एन, तो एन का वैल्यू यहाँ पे 1,
7 का पावर k मतलब k का वैल्यू 2, 13 का पावर p मतलब 13 का p का पावर 1, p का वैल्यू 1। तो क्या करना है, m प्लस n प्लस k प्लस p। तो चारों का देखिए m प्लस n प्लस k प्लस p पूरा पूरा क्या है, जोड़ करना है। तो 1 2 1 2 2 4 1 5, तो पूरा का जोड़ कितना आया, 5 आया। तो इस तरह से बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे पूछा जा रहा है कौन सहभाज्य युग्म है, यहाँ पे पूछा जाएगा सहभाज्य युग्म। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, सहभाज्य युग्म जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन है 32 62 पहला, 18 25 दूसरा, तीसरा 31 93। तो सहभाज्य युग्म या अभाज्य युग्म बात वही हुआ, जिसका भी HCF 1 आ जाए वह होगा सहअभाज्य युग्म। तो डाउट है इसमें क्या होना चाहिए, 5 है, देखते हैं। तो 5 का 18 25 दे रहा है, तो 18 25 का आप देखो HCF 1 ही आएगा। 18 कम 18 कितना आया, 7। तो 18 लेके आइए, 7 दूने 14, यहाँ पे आया 4, 7 4 एकम 4, यहाँ पे 3, 4 को लाइए, 4 एक 3 एकम 3, एक फिर 3 के लाइए, 1 3 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HCF हमारे पास कितना, एक आ चुका है। तो जिसका भी HCF एक आ जाए, ऑब्जेक्टिव में हमें पूछा जाता है कौन सहभाज्य युग्म है, तो याद रखना HCF एक आ जाए सहभाज्य युग्म कहलाएगी। तो बिल्कुल इसी तरह से आप देख सकते हो। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि इसमें जैसे यहाँ पे 1440 दे दिया गया क्वेश्चन, इसमें बताइए 5 का अधिकतम घात, 5 का 1440 में 5 का अधिकतम घात। चलिए, तो 1440 में 5 का अधिकतम घात, तो 1440 का सबसे पहले आप क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करिए। जो देखिए आपने जो भी पढ़ा पहले, ये सब लगेगा कि सर हम पढ़े हुए क्या पढ़े, लेकिन पढ़े हुए हैं ये आप बेवकूफ़ी मत पालना कि पढ़े हुए। आप क्या करो, डायरेक्ट इसको पढ़ो, क्योंकि रिवीजन है, एक भी अगर छूटा तो भाई माइंड मिस कर जाएगा। इसलिए जो पढ़े हुए हो वही पढ़ना है, अभी बिना पढ़े को तो छूना भी नहीं है, क्योंकि भाई अभी टाइम नज़दीक आ चुका है। तो पढ़ा हुआ ही ना पढ़ेंगे, नया चीज़ पढ़ेंगे तो भाई ऑब्जर्व होगा ही नहीं। चलिए, 2 से 14, 2 दूना 4, फिर यहाँ पे क्या करिए, 2 से 2 तिया 6, 2 6 12, जो भी हो आप कर लेना। 18 90 45 5 9 45। तो 5 का अधिकतम घात हमारे पास यहाँ पे कितना, 5 9 45, 3 3 9। 5 का अधिकतम घात हमें तो एक ही लग रहा है, या फिर कहीं पे गड़बड़ होगा। 3 देखते हैं, ओहो सॉरी, यहाँ पे हमसे पूछा गया है 2 का अधिकतम घात। 1440 में 2 का, 5 का, वैसे 5 का पूछेगा तो 5 एक ही है, तो 5 का पावर 1 यानी 5 का अधिकतम घात 1 होगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है 2 का अधिकतम घात, तो यहाँ पे इसको क्या करना है, 2 कितना, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 गुने 5 गुने 3 का पावर 2। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए 2 का अधिकतम घात है, 2 का अधिकतम घात 5, 5 का अधिकतम घात 1, 3 का अधिकतम घात 2। तो इस तरह से आप बिल्कुल इजीली बना सकते हो। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कहानी के तौर पे क्वेश्चन होगा। जैसे कुछ क्वेश्चन है उसको देख ही लेते हैं, जो क्वेश्चन अभी कर लेंगे वो मतलब गेस में नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 मापदंड 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिसे इन दंडों में से किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक मापा जा सके। तो न्यूनतम लंबाई, एक चीज ध्यान रखना, न्यूनतम मतलब एलसीएम आप निकाल सकते हो, जैसे 64 80 96 एलसीएम निकाल लेना, क्योंकि भाई एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब अधिकतम घात खोजना है, अधिकतम। चलिए, ये वैसे भी आप शब्द समस्या वाला बिल्कुल इजीली कर सकते हो। या सामने एक और क्वेश्चन है, जैसे एक मैदान के चारों तरफ वृत्ताकार पथ है। सोनिया इस मैदान को पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगाती है, जबकि रवि इसे 12 मिनट में ही दौड़ जाता है। भाई सोनिया लड़की है तो 18 मिनट लगाएगी ही, और रवि लड़का है तो तेजी से चलेगा ही। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते तो फिर
कितने मिनट के बाद वह पुनः अपने स्थान पर लौटेंगे। देखिए दोनों का क्या करना है, 18 और 12 का एलसीएम निकालिए। बुक में आपको एग्जाम्पल में दिया गया है 36 मिनट बाद दोनों एक साथ मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसमें अब और कुछ नहीं है। चलिए अब समझ लेते हैं, अगला टाइप हमारा है परिमेय संख्या को सिद्ध करना। चलिए